की तरफ देखते हैं कि क्या है इसका नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। तो आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कभी भी। ये सबको बता दिया गया है, किसी भी तरह की समस्या है पूछ सकते हैं। तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप सही से पढ़ते रहें और ज़रूरत पड़े तो उसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, पेनिस की बात कर रहे थे हम लोग। और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी हमने उसमें। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ रखा था कि भाई इसमें जो टिश्यूज मैंने बताया थे, आपने फिगर पीछे आप जो था उसमें कार्पस कैवर्नोसम और स्पंजियोसम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है ना। और बीच में ऊपर के जो दो सिलेंडर हैं उसको जो डिवाइड करने वाला पार्ट था उसको हम लोग सेप्टम पेनिस जो था वहाँ पे देखा था हमने, वो था ये दो ऊपर वाले कॉर्ड की तरफ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो क्वेश्चन, जब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। जिनको सब्जेक्टिव एग्जाम देने हैं वो अपना सब्जेक्टिव के हिसाब से, और इसके बाद जिनको ऑब्जेक्टिव, तो पहले तो आप सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, और ऑब्जेक्टिव जिन जो सिर्फ जो 12th का एग्जाम दे चुके हैं तो वो तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए, देखिए जो हमने पढ़ा उससे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में ही पूछा जाता है। मैं उन टर्म्स को लिखता हूँ और फिर उनके बारे में बताता हूँ। एक यहाँ टर्म लिखा मैंने, ग्लांस पेनिस, ठीक है। कि ग्लांस पेनिस क्या है, तो आपको पता है कि जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है कार्पस स्पॉन्जियोसियम का, अब देखिए उसका यहाँ पे यूज आया, जो मैंने वहाँ पे जो टीएस बनाया था, फिगर बनाया था, वहाँ पर जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे, तो वहाँ यहाँ पे उसका यूज हो रहा है। तो देखिए क्या है कि ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है किसका, ऑफ कार्पस स्पॉन्जियोसियम, ठीक है। तो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कार्पस स्पॉन्जियोसियम क्या हो जाएगा, इज enlarged, कॉमा, ठीक है। तो ग्लांस पेनिस क्या है कि एक्सटेंडेड आगे की तरफ बढ़ा हुआ पार्ट कार्पस स्पॉन्जियोसम का, किसका, कार्पस स्पॉन्जियोसम का जो आगे का बढ़ा हुआ पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वो जो हमने टीएस सेक्शन जो वहां पे ट्रांसफर सेक्शन दिखाया था, उसी में जो कार्पस स्पॉन्जियोसम था उसका ये जो पार्ट था, बढ़ा हुआ जो पार्ट था, उसको बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा जाके आगे इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, बल्जिंग करता है और कॉनिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, हम उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। तो अभी फिगर भी यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्लांस पेनिस की जो सरफेस होती है, तो वो क्या होता है, किस तरह की वहां पे स्किन होती है,
अगर हम सरफेस ऑफ ग्लांस पेनिस की बात कर रहे हैं तो वो वहां पे किस तरह का होगा कि वो किस तरह के स्किन से बना होता है, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर्म्ड ऑफ, एक तो थिन स्मूथ शाइनी हेयरलेस, ये बात है। तो जो सरफेस होगी वो थिन होगी, स्मूथ होगी, शाइनी होगी, हेयरलेस होगी, ये ग्लांस पेनिस की सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो बेस लाइन है ग्लांस पेनिस की, जो बेस लाइंस है, तो बोलते हैं कि नेक ऑफ द पेनिस क्या होता है। अगर नेक ऑफ द पेनिस की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? द बेस लाइन ऑफ ग्लांस, द बेस लाइन ऑफ ग्लांस is called of पेनिस। तो जो बेस लाइन है ग्लांस की उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेक ऑफ पेनिस बोलेंगे। तो एक तो बात ही समझ में आ गया कि जो आगे का बल्जिंग कॉनिकल पार्ट है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, वहाँ हेयर नहीं होते, स्मूथ और शाइनी स्किन होती है। और नेक की बात करते हैं तो वो जो बेस लाइन जा रही है उसको नेक ऑफ ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और एक और टर्म है फोर स्किन, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। फोर स्किन या प्रीप्यूस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ठीक ना। तो ये होता है लूज स्किन, जो पेनिस की लूज स्किन होती है, द लूज स्किन ऑफ पेनिस, द लूज स्किन ऑफ पेनिस बिकम फोल्डेड forms a loose erectile लूज इरेक्टाइल स्किन कवरिंग। ये जो ग्लांस पेनिस के ऊपर जो फोल्डेड स्किन होती है, जो लूज लूज और रेक्टाइल होती है स्किन, उस कवरिंग को जो होते हैं हम जो पेनिस के ऊपर, या लिख सकते हैं यहाँ हम ऑन द पेनिस, या सीधे सीधे हम बोल सकते हैं अपॉन द ग्लांस। उसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। तो फोर स्किन के बारे में पूछ सकता है, तो ग्लांस के ऊपर लूज स्किन है, ठीक है, फोल्डेड स्किन है, और ये रिट्रैक्टाइल होता है, और उस कवरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं।
तो एक तो हमें ग्लांस पेनिस ध्यान रखना है, उसके ऊपर जो कवर होगा उसको क्या बोलते हैं, नेक ऑफ पेनिस जो उसका बेस होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और जब आगे टिप की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक अपर्चर होता है, जब पेनिस में टिप की तरफ जाते हैं वहां अपर्चर होता है, जिससे यूरिन का जो रास्ता होता है, जो यूरिन बाहर जाती है, ठीक है ना, उसको हम एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक टर्म और आ गया यहाँ पे, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस। ये क्या होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस? ये जो पेनिस का जो ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, एक दरवाजा समझ लीजिए जिससे कहीं जाना है। तो जो यूरिन होती है वो जब बाहर निकलती है बॉडी से, तो वो जो होल है, वो जो रास्ता है, हम उसको एक्सटर्नल और यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। यानी यूरेथ्रा में एक ऑरिफिस है जो यूरिन जहाँ से बाहर जा रहा होता है, हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी का दूसरा नाम है और मीटस। इसी को हम लोग मीटस भी बोल सकते हैं, जो ऑरिफिस है इसी को हम लोग मीटस भी बोल सकते हैं। और इसी के थ्रू जो यूरेथ्रा होता है वो बाहर ओपन होता है यूरिन के डिस्चार्ज के लिए। तो जो यूरेथ्रा बाहर की तरह ओपन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस या मीटस बोलते हैं, ठीक है ना। किसके लिए? या तो यूरिन के डिस्चार्ज के लिए या फिर सीमेन के लिए, आउटसाइड एंड। तो सीमेन या यूरिन को बाहर निकालना है, वो जो ऑरिफिस है उसको यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। और ये जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है उसको बोलते हैं, या इसी का जो दूसरा नाम है वो मीटस, इसी का नाम है। तो ये चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो ओपनिंग है इसके बारे में हमें पता चल गया। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं मेल में वो कौन सी हैं। ग्लैंड्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है। वो जो सीमेन है उसमें जो कंटेंट आया है, देखिए उसमें स्पर्म है, लेकिन स्पर्म के अलावा वहाँ पे न्यूट्रेंट हैं, आयंस हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कौन सी ग्लैंड है जो ये सारी चीजें वहाँ पे कंटेंट जो बन रहा है उसमें ये मिक्स करते हैं। तो इन ग्लैंड के नाम और इनकी पोजीशन, ये पेयर्ड होते हैं या कैसे होते हैं, इनका शेप क्या होता है, ये क्या क्या चीजें मिक्स करते हैं, ये सारी चीजें, तो हम इनको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड। चूंकि मेल की बात कर रहे हैं तो एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल। तो एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हेलो। हेलो सेमिनल, हाँ। सर, मैं बच्चा पूछ रहा है, अर्चना रॉय बच्चा पूछ रहा है कि लूज रिट्रैक्टाइल क्या होता है। रिट्रैक्टाइल होता है ना, जो फोल्ड हो जाती है, फिर वो बढ़ भी सकता है। जैसे एक रबर बैंड की अगर आप बात करते हैं कि रबर बैंड को खींचा हुआ है, अगर छोड़ देंगे तो इस तरह की जो चीजें होती है उनको रिट्रैक्टाइल बोलते हैं, जो खींचने पे बढ़ भी सकते हैं फिर वापस छोटे भी हो सकते हैं, फोल्डेड हो सकते हैं। ठीक है अर्चना बेटा, क्लियर है? चैट पे लिखो यस। ठीक है सर, ओके। ठीक है।
तो ये एक बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम लोग चूंकि एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, तो एसेसरी ग्लैंड में हम यहाँ पे 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली ग्लैंड जो सेमिनल वेसिकल है उसके बारे में यहाँ आपको बता रहा हूँ। कुछ सेमिनल वेसिकल होते हैं ये, एक तो बता दूं कि ये पेयर्ड होते हैं। तो एक चीज पूछ सकते हैं भाई कि कितने होते हैं, तो हम बता देंगे ये पेयर्ड होते हैं। ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है, पेयर्ड, ट्यूबुलर, कॉइल्ड ग्लैंड, ठीक है ना। तो कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, ट्यूबुलर होंगे, कॉइल्ड होंगे। और कहाँ होते हैं? ब्लैडर के पीछे, बिहाइंड द ब्लैडर। तो हमें पता चल गया कि इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगा। और क्या सिक्रीट करते हैं? विस्कस फ्लूइड। विस्कस तो आप समझते हैं, जो गाढ़ा सा फ्लूइड होता है। तो विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करेंगे। तो इस फ्लूइड में क्या क्या चीजें होंगी, इस फ्लूइड में क्या क्या चीजें होंगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो पेयर्ड याद रखना, ट्यूबुलर याद रखना, कॉइल्ड याद रखना, बिहाइंड द ब्लैडर होते हैं, विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। और इस जो विस्कस फ्लूइड में जो चीजें होती है उनके बारे में पूछा जा सकता है कि क्या क्या होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो विस्कस फ्लूइड होगा वो क्या होंगे, ठीक है ना। तो जो जो सीमेन का जो जो एक इजेक्शन होता है पूरा, जो अ, जैसे हम बोलते हैं कि एमएल में हम लोग करते हैं कि भाई इतना एमएल होता है करीब। तो वो जो 2 से लेके 5 ml तक का जो आपका कंटेंट है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो इसी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, ये समझ लीजिए। तो जो इजाकुलेट होता है, इजाकुलेट समझते हैं आप कि जो इजाकुलेशन में जो फ्लूइड निकल रहा है जिसको सीमेन बोलते हैं, उसका जो मेन जो अमाउंट होता है वो इस ग्लैंड के थ्रू ही सिक्रीट करता है। तो इसमें होगा क्या, लिख लेंगे, मेन पार्ट ऑफ एजाकुलेट। क्या होगा इसमें? जो इजाकुलेट होगा उसका मेन पार्ट होगा। यहाँ पे एक तो बात हमको ये समझ में आ गई कि जो फ्लूइड आने वाला है, जो विस्कस फ्लूइड था, उसका जो मेन पार्ट है वो कहाँ से आएगा? वो सेमिनल वेसिकल से आएगा, ठीक है। एक बात, इसके अलावा जो फ्लूइड में और क्या क्या चीजें होंगी? फ्लूइड कंटेन्स फ्रक्टोज। आपको पता है शुगर है, ठीक है। क्योंकि देखिए स्पर्म वहां रहेगा, स्पर्म को पीएच की गड़बड़ी से भी बचना है, न्यूट्रिएंट भी चाहिए, उसको एक्टिवेट भी करने के लिए चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो उस फ्लूइड में, इस विस्कस फ्लूइड में फ्रक्टोज होगा, सिट्रिक एसिड होगा, ठीक है। किसी का काम नहीं ऐसे पूछते कि इसका क्या काम है, इसका काम है, लेकिन फ्लूइड का कंटेंट क्या है ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। सिट्रिक एसिड होगा, इनोसिटॉल होगा, और इसके अलावा प्रोस्टेग्लैंडिन्स होगा। तो जो आप बात कर रहे थे विस्कस फ्लूइड की, उसमें क्या क्या चीजें थी ये मैंने बता दिया आपको कि उसमें आपका फ्रक्टोज है, उसमें आपका सिट्रिक एसिड है, इनोसिटॉल है, और वहां पे प्रोस्टेग्लैंडिन्स है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पूछा जाता है फ्लूइड के कंटेंट के बारे में। तो फ्लूइड के कंटेंट की अगर बात करेंगे तो ये सारी चीजें वहां, अगर ऑप्शन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आप ध्यान रखें ये चीजें थी। और अगर पूछ सकते हैं 3-4 चीजें दी होंगी तो यही चीजें आपको वहां बतानी होंगी कि जो फ्लूइड है, जो विस्कस फ्लूइड है, जो
उसमें जो चीजें हैं, फ्रक्टोज है, सिट्रिक एसिड है, इनोसिटॉल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे एक ग्लैंड हो गई हमारी, कौन सी? सेमिनल वेसिकल। याद रखना है, इसमें बस इतना पूछा जाएगा और ज्यादा चीजें नहीं पूछते हैं। ग्लैंड नंबर 2 पे आ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। कल कोई पूछ रहा था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो वो सुन ले अच्छे से। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये दूसरी ग्लैंड है, जो एसेसरी ग्लैंड हम मेल में पढ़ रहे हैं, ये दूसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये चेस्टनट शेप्ड होती है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये एक मतलब एक कोई ऐसा ग्लैंड नहीं है कि एक शेप इस तरीके, इसमें क्या होता है कि 30 से 40 ट्यूबलो एल्यूलर, देखिए बहुत सारे ग्लैंड के टाइप होते हैं। और जो 11th में हम लोग टिश्यूज वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे ये चीजें थी कि ट्यूबलर शेप्ड ग्लैंड होती है, एल्यूलर शेप्ड ग्लैंड होती है, क्वाइल्ड शेप्ड ग्लैंड होती है, और जिसमें ट्यूब और एल्वलाई दोनों हो तो ट्यूबलो एल्यूलर ग्लैंड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के ग्लैंड होते हैं, शेप के हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता है। तो ऐसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड है ये बहुत सारे जो ट्यूबलो एल्यूलर ग्लैंड का एक कलेक्शन होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 30 to 40 ट्यूबलो एल्यूलर ग्लैंड जो होते हैं उनका कलेक्शन है। और कहाँ होगा? लाइज बेस ऑफ द ब्लैडर। कहाँ पे? जो ब्लैडर का बेस है वहां पे होगा। और ये क्या होता है कि इट्स सराउंड द एंड सराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथेरा। ये ध्यान रखना, जो यूरेथ्रा का पहला पार्ट है, आप पीछे पढ़ रहे थे, हम उसको यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को क्या बोल रहे थे? ग्लैंडुलर पार्ट बोल रहे थे। हमने बोला था कि चारों तरफ वहां पे कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ फिर से लिख दिया कि जो यूरेथ्रा हम पढ़ रहे थे 3 पार्ट, उसके जो पहले पार्ट को हम ग्लैंडुलर यूरेथ्रा इसलिए बोल रहे थे कि उसके चारों तरफ जो होती है ग्लैंड, वो कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगे लाई, तो होगी कहाँ पे? ये बेस ऑफ द ब्लैडर पे होगी। और क्या है, किसको सराउंड करती है? जो फर्स्ट पार्ट है यूरेथ्रा का, उसको ये सराउंड करती है। उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? ये पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। और इसके बारे में क्या, अभी हमने देखी, इसके बारे में ये नहीं बात करी कि क्या सिक्रीट करते हैं, ये अभी तो हमने बताया। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इट सिक्रीट्स एल्केलाइन। एल्केलाइन समझ रहे होंगे, एसिडिक और बेसिक समझते हैं, तो एल्केलाइन क्या हुआ? बेसिक हुआ। एल्केलाइन सिक्रीशन होता है। तो एल्केलाइन कंपोनेंट जो सीमेन में एल्केलाइन कंपोनेंट डालते हैं, वो ये वाली ग्लैंड। हालांकि देखिए एल्केलाइन कंपोनेंट आपका सेमिनल वेसिकल वहां से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये फाइनली ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि शुरुआत यहाँ से हुई है। तो इट
it secretes alkaline component of सीमेन। तो एक तो बात ये समझ में आ गई कि ये जो है अल्कलाइन कंपोनेंट जो है ऑफ द सीमेन यहाँ पे लिख दी है। तो ये अल्कलाइन कंपोनेंट सिक्रीट करेंगे। आपको पता है एसिडिक एनवायरनमेंट से बचने के लिए हमको अल्कलाइन कंपोनेंट डालना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये अल्कलाइन कंपोनेंट सिक्रीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक ना। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि क्या अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो अल्कलाइन सिक्रीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था मिलना इस फ्लूइड में, तो ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट हो गया था आपका सेमिनल वेसिकल से, लेकिन ये भी उसमें ऐड करता है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल ने पहले ही अल्कलाइन सिक्रीशन डालना चालू कर दिया था, स्टार्टिंग वहां से हो गई थी, लेकिन ये यहाँ पे भी इसको ऐड करता है। तो ये बात हो गई, ठीक है ना। क्या करता है ये अल्कलाइन सिक्रीशन यहाँ पे? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो अल्कलाइन सिक्रीशन है वो किस काम आता है, तो यहाँ लिख लेंगे। बिकम एक्टिव, एक तो एक्टिव होने में, दूसरा वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उससे भी बचाने का काम करता है, तो ये एक्टिव करता है। एंड तो एसिडिक एनवायरनमेंट के इफेक्ट से भी बचाएगा उस, और उसको क्या करेगा, एक्टिव भी करेगा, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि यूरिन का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है स्पर्म को किल कर देगा, डिनेचर कर देगा। तो उस यूरिन के उस इफेक्ट से बचाने के लिए भी ये एल्कलाइन सिक्रीशन जरूरी है, और स्पर्म की एक्टिविटी के लिए। तो एक तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, और क्या करेगा, एक्टिव करने में, दो कामों में ये यहाँ पे हेल्प कर रहा है। किसका सिक्रीशन हेल्प कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या है, जो कलर है सेमिनल फ्लूइड का, वो भी प्रोस्टेटिक सिक्रीशन की वजह से भी आता है। ठीक है, जो कलर है वो भी प्रोस्टेटिक सिक्रीशन की वजह से आएगा, एक तो ये चीज ध्यान रखना है। जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो आएगा इससे, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन से, ठीक है ना। और जो सेमिनल, ये किसका कलर की बात कर रहा है? ये सेमिनल फ्लूइड के कलर की बात कर रहे हैं। वो सेमिनल फ्लूइड का जो कलर होता है वो प्रोस्टेट के सिक्रीशन की वजह से आता है, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसके अलावा और सिक्रीट करती क्या चीजें? तो इसके अलावा सिट्रेट आयन सिक्रीट करती है, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है। फास्फेट, और
फाइब्रिनो लाइसेंस, ये एंजाइम है जो प्रोटीन की वहां पे लाइसिस करता है, क्लॉट करता है, तो वो उसके लिए ये तो इतनी चीजें हैं। सिट्रेट आयन है, कैल्शियम है, प्रोस्टेट आयन है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी ये सिक्रीट करता है। और ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन आगे जब इसका काम आएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है इन सिक्रीशंस के बारे में। तो देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड ने एल्कलाइन कंपोनेंट दिया, एल्कलाइन कंपोनेंट ने की वजह से स्पर्म एक्टिव हुआ, और जो जो वहाँ पे यूरिन का जो हार्श एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, उससे बचाया। ठीक है। और इसके अलावा जो कलर है सीमेन का, वो भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से आता है। और बाकी क्या आयंस है, देखिए सिट्रेट आयंस है, कैल्शियम है, फॉस्फेट आयंस है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है, ये भी जो सिक्रीशन है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड ग्लैंड की वजह से है। तो ध्यान रखिएगा आप जो है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको यहाँ इस ग्लैंड से मिल रहा है। तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे हम लोग नेफ्राइटिस बोलते हैं, नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन होता है, ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया तो हम उसको बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। तो उसको हम टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपसे कभी पूछा जाए तो आपको याद रख ले रहे। प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे दो ग्लैंड्स हो गई, उनके सिक्रीशन हो गए, फंक्शन जो भी थे वो हो गए। तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरे को बोलते हैं हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल दीजिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल दीजिए या काउपर्स ग्लैंड बोल दीजिए, एक ही बात है। ये दोनों नाम एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलो, काउपर्स ग्लैंड बोलो, तो कितने होते हैं? दो होते हैं। ये दो होते हैं। और जो साइज है इनका वो पी साइज होता है। तो नंबर हो गया दो, पी साइज हो गया। ठीक है। और कहाँ होंगे? एडजेसेंट टू द यूरेथ्रा एट द बेस ऑफ द पेनिस। तो यूरेथ्रस के एडजेसेंट है बेस ऑफ द, तो पेनिस है, तो आपको पता गया हो गया, दो नंबर हैं, दो होंगे। ठीक है। और पी साइज्ड होंगे, कहाँ है? एडजेसेंट टू यूरेथ्रा एट द बेस ऑफ पेनिस, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड होंगे। ठीक है ना। क्या करते हैं ये? विस्कस म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो आपको पता है म्यूकस लुब्रिकेशन का काम करता है। सिक्रीट्स
एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो विस्कस म्यूकस सिक्रीट करेंगे जो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। एक बात हो गई। तो ये तीन यहाँ पे ग्लैंड्स मैंने आपको बताया, तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन था और उन सिक्रीशन का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें जो आपके कोर्स में पूछा जाता है, उतनी चीजें मैंने यहाँ पे ग्लैंड के बारे में बता दी। ये मेल एसेसरी ग्लैंड थे, ठीक है, जो अपना सिक्रीशन स्पर्म जब जा रहा होता है फ्लूइड के साथ, सीमेन के साथ, उसमें ये मिक्स करते हैं क्योंकि इनके सिक्रीशंस की वहां पे जरूरत होती है। तो ये सारे सिक्रीशंस वहां पे डाल दिए जाते हैं, सब कुछ मिला के वो इजैकुलेट है जो आपका वो उसको मीटस जो हम बोलते हैं उस बाहर जो है डिस्चार्ज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है यूरेथ्रा जो था वो कॉमन पैसेज है यूरिन के टाइम पे यूरिन के लिए और सीमेन के टाइम पे सीमेन के लिए। तो सीमेन के ये सारे कंटेंट हैं जो इन ग्लैंड्स के थ्रू वहां पे मिक्स किए जाते हैं। तो एक तो बात ये हो गई, हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो डक्ट सिस्टम है, जैसे आपको पता है कि ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे थे, आपको पता है मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो तो टेस्टिस होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये जितने भी डक्ट हैं, ग्लैंड हैं, पेनिस, ये सारा जो है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जो कैटेगरी थी, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे उसमें क्या क्या चीजें आई। देखिए, एक तो जो भी डक्ट पर है, डक्ट सिस्टम जहाँ से सीमेन स्पर्म होता हुआ आ रहा है, वो सारा डक्ट सिस्टम आएगा। जो ग्लैंड्स पढ़ेंगे हमने, जितनी भी अभी हम ऐसे एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, ये हो जाएंगे। और पेनिस, ये हो जाएंगे। तो ये जो है ये मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इस मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं यहाँ पे। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी आसानी से कि जो चीजें हमने बताई यहाँ पे, ठीक है। और जो ग्रोथ है, देखिए बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है, कोई चीज है, उसकी ग्रोथ, उसका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं तो यहाँ पे हार्मोन्स वगैरह का रोल होता है कि उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके फंक्शन के लिए ये सारी चीजें वहां पे होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा सीमेन के बारे में, उसका कितना अमाउंट होता है, उस अमाउंट में कितने नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं, और एक हेल्दी पर्सन में, एक फर्टाइल मेल में कितने होने चाहिए, अगर उससे कम हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं सीमेन के बारे में। तो अगली हेडिंग है हमारी सीमेन, ठीक है। और आपको मैंने बोला था कि जो आपका एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में आप जरूर रहें ताकि आपको फिगर इगर देखने को मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो मैं अभी जो पढ़ा रहे थे मैं उसमें से कुछ फोटोज दिखाता हूँ वहाँ पे, जो हमने टॉपिक पढ़ाया, ताकि आपको कुछ चीज़ें उसमें पता चल जाए। मैं नए पेज पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने एक यहाँ पे फिगर आपको शो करने जा रहा हूँ, ताकि ये आपके एनसीईआरटी का ही है, ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है। चूंकि मैंने पेनिस हाउस के बारे में बताया, वहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में बताया, तो आपको ये बता तो दिया मैंने, वहाँ पे आपने लिख भी लिया, लेकिन आपको एक फिगर देख के एक आइडिया हो जाएगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनमें ये सारी चीजें कहाँ पर है।
तो ये फिगर दोनों साइड से यहाँ पे बना हुआ है, 3.A और 3.1B जो बना हुआ है, ये सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाले जो फिगर है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फिगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अब देखिए यूरेटर जो बना हुआ है यहाँ पे, मैंने वहां पे मार्क किया। आप फिगर में देखिए जो नेमिंग करी गई है उसके बारे में आप, मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं, मैंने आपको सेमिनल वेसिकल पढ़ाया, आप दिख रहा होगा। यूरिनरी ब्लैडर की हम बात कर रहे थे, देखिए ब्लैडर की सिचुएशन है, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस देखिए, और ये फोर स्किन, ये सारी चीजें मैंने बताई, तो इसलिए आपको फिगर में जाना जरूरी है। ये एजाकुलेटरी डक्ट है, रेक्टम एनस, अभी हम रेक्टम एनस की हमने बात नहीं करी, हमने बात करी टेस्टिस की। और स्क्रोटम, कल कोई पूछ रहा था स्क्रोटम क्या है, तो देखिए ये स्क्रोटम का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड बोलते थे, वो ये। तो जो तीन ग्लैंड थी हमारी, एक तो सेमिनल वेसिकल थी, वो ग्लैंड ये देखिए सेमिनल वेसिकल। ठीक है, दूसरी ग्लैंड का नाम हमने बताया प्रोस्टेट, ये देखिए। और तीसरी ग्लैंड जो थी वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से आपको ग्लैंड्स नजर आ गई होंगी। और एक दूसरे साइड से भी हम यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, दूसरे साइड से भी देखिए सामने से बना है कि अगर देखना चाहें आप ग्लैंड्स की पोजीशन देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे है। सेमिनल वेसिकल है यहाँ पे, प्रोस्टेट है यहाँ पे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड यहाँ पे आपको दिख रही हैं। और यूरेथ्रा जो है वो भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो क्योंकि हमने यूरेथ्रा के बारे में पढ़ा, हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, वो चीजें दिख रही हैं। और फोर स्किन के बारे में पढ़ा, ग्लांस पेनिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, जो मैंने एक फिगर बनाया था वहां पे जो 250 कंपार्टमेंट बनाए थे, वो देखिए यहाँ आपको दिख रहे हैं। अब बाकी आपको रेटी, टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, एफरेंस, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, फिगर्स देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किन चीजों की बात करी थी। ठीक है, तो हम पीछे आ जाते हैं, हम लोग सीमेन की बात कर रहे थे। तो सीमेन जो है ये मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड है। क्या है? ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ स्पर्म है, वहां पे जो सेमिनल फ्लूइड है, ठीक है, और लिक्विड पोर्शन होता है, और यहाँ जो सीमेन होते हैं उसमें सिक्रीशन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड के जो सिक्रीशन जो हम पीछे बता रहे थे, ये सब यहाँ पे मिक्स होते हैं। ठीक है ना, और काउपर्स ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड थी वो सब यहाँ पे मिक्स होते हैं, और ये सब मिला के हम इसको क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। तो स्पर्म के साथ साथ जो सेमिनल वेसिकल का लिक्विड पोर्शन मैंने बोला था कि जो मेजर पार्ट होता है वो होता है, इसके अलावा जो भी वहाँ पे कंटेंट डाले जा रहे हैं, आयंस डाले जा रहे हैं, या एल्कलाइन सिक्रीशन डाला जा रहा है, या शुगर डाली जा रही है, कोई भी लिपिड है, वो सारे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। तो इतनी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, एक एवरेज हेल्दी पर्सन में जो इसका वॉल्यूम होता है वो करीब 2.5 से 5 ml होता है। तो एवरेज वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 टू 5 ml, 2.5 टू 5 ml होता है, ये ध्यान रखना है। तो हेलो हाँ सर, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस है।
हाँ, और एक बच्चा पूछ रहा है कि कॉमन कॉज ऑफ प्रोस्टेटिटिस क्या है? ये इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल बैक्टीरियल कोई भी। देखिए इन्फ्लेमेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, ठीक है, और इरिटेशन होना, बर्निंग होना, कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रोस्टेटाइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। राजन को कुछ पूछना ठीक है बच्चों, क्लियर है तो मैसेज करें यस। राजन को कुछ पूछना था। हाँ राजन बोल लो बेटा, बताओ। सर वो सेकेंडरी में वो पेनिस है, एक्सेसरी ग्लैंड है सर, वो भी तो प्राइमरी में आने चाहिए ना। तो भैया तुम प्राइमरी मान लो। जब तुमको, जब मैं, आप एक चीज बताओ कि जो चीज समझाई जाती है, जो चीज लिखी जाती है, तो वो रिसर्च करके लिखी जाती है ना। सर तो इसमें पता कैसे चलेगा कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी? हम किताबों में लिखा है, बस बोल रिसर्च दो की नहीं हम तो। बता रहे हैं, तो ऐसे ही तो पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा बताओ? जब आपको कोई चीज बताई जाती है कि भाई ये ग्लैंड ये सिक्रीट करती है, तो आप कहोगे कि पता कैसे चलेगा? ये सर ऐसे बुक नहीं में तो किसी, लिखा भी नहीं है ऐसा कुछ। बहुत सारी चीजें बुक में नहीं लिखी, इसलिए तो टीचर बेटा पढ़ाता है आपको। एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कुछ, देखिए एनसीईआरटी किताब को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। एनसीईआरटी किताब पतली किताब होती है, लेकिन उसको जो एक्स्ट्रा आपको है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन नहीं आता कभी भी क्वेश्चन में। वो एक टर्म का नाम दे देगा कि ये चीजें, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। प्राइमरी का काम क्या होता है, मैं देखिए प्राइमरी सेकेंडरी का मैं मतलब बता दूं। कोई भी चीज, या ऑर्गन की बात हो या कहीं पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो मोबाइल है, ठीक है। एक मोबाइल आपका स्मार्टफोन है और एक मोबाइल आपका कीबोर्ड वाला है। प्राइमरी फोन कौन सा होगा आपका? स्मार्टफोन होगा, क्योंकि आपका जो मेन काम होने उससे होंगे। आप जो भी आप चीजों के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही जो मेन है, देखिए गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है, और उससे रिलेटेड हार्मोन प्रोड्यूस होना। अगर गैमीट नहीं है तो कुछ भी हो जाएगा, फिर बेकार है। अगर तो वही गैमीट, तो समझ में नहीं आ रहा था ना, तो अब समझ आया। अब आ गया ना समझ में। हाँ। और एक चीज और है, कुछ चीज ऐसी भी होती हैं, मैं पहले से, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, 38 चैप्टर होते हैं बायोलॉजी में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे कि हमने नहीं पढ़ा, मान लीजिए, ठीक है। अब किताब में हमने पढ़ा तो हमको समझ में आ गया कि हाँ यार, बुक में लिखा हुआ, हमारे एनसीईआरटी की बुक उसमें बताया गया है, और हमको वो चीज याद रखनी है, ठीक। तो प्राइमरी क्या कौन हो गया होता, और सेकेंडरी कौन सा हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में हार्मोन बना वो हम हेलो। सब वाईफाई से कनेक्ट प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है। और किसी को, सर थोड़ा ठीक है। नेटवर्क नहीं, नेटवर्क का उनके यहाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। नहीं, अपने यहाँ प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, इधर भी ठीक है सर। अच्छा ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे 3 ग्लैंड की, हमने बात कर दी। और चूंकि यहाँ पे सीमेन की बात कर रहे हैं, सीमेन एक फ्लूइड है। उस फ्लूइड में जो मेन कंटेंट था वो सेमिनल वेसिकल से आया था। बाकी वहाँ पे जो आयंस थे, ये सारी चीजें थी। और 3 ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड ने क्या मिक्स किया, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। और कितना एक वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, वो 2.5 से लेके 5 ml यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक वॉल्यूम है सीमेन का, ठीक है। इस 2.5 से लेके 5 ml में जो नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं वो 200 से लेके 300 मिलियन होते हैं। ये लिख लीजिए। मिलियन और बिलियन में फर्क समझिएगा, 10 टू पावर 6 और 9 में फर्क होता है। तो ये मिलियन की बात कर रहा हूँ, बिलियन की नहीं बात कर रहा हूं मैं। तो इस 2.5 से लेके 5 ml में जो स्पर्म है वो कितने होंगे? दो 200 से लेके 300 मिलियन होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मिलियन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अमाउंट हो गया, वॉल्यूम हो गया 2.5 से 5 ml। टोटल यहाँ स्पर्म काउंट की अगर बात करेंगे, एवरेज बात करेंगे, वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म काउंट होगा, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि ये जो इतने स्पर्म हैं, आप देखते हो कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म काफी होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए
एक ही स्पर्म काफी होता है। लेकिन आपको पता है जब स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है, इस मेल गैमीट को मेल से ट्रांसफर होके जाना पड़ता है ट्रेवल करके फीमेल पार्ट पर, और वहां जाते जाते बहुत सारे क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कोई ना कोई वहां पहुंचेगा, इसलिए मेल गैमीट्स का नंबर हमेशा ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द जो भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं। देखिए पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रेवल करना होता है, सभी नहीं पहुंचेंगे, तो एक श्योरिटी हो जाए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए उनका नंबर ज्यादा होता है। तो ये जो सीमेन था उसमें जो नंबर ऑफ स्पर्म थे वो 200 से 300 मिलियन थे। इसमें से इस 200 से 300 मिलियन में क्या है कि जो एटलीस्ट 60%, श्रेष्ठा बोलो क्या कह रहे हो। सर बल्बोरेट्रल ग्लैंड जो है वो फीमेल में पाया जाएगा या नहीं? ये जो ग्लैंड है ये मेल की ग्लैंड है, ठीक है, यस सर। मेल ऑर्गन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। सर जैसे आपने कल बोला था कि मतलब सिक्रेट, हार्मोन्स वो अलग चीज है, वो जो जो चीज होगा मैं बता दूंगा, ये मेल वाला ग्लैंड है, ठीक है। सर प्रोस्टेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? अभी बेटा मैंने सारा लिखा है, अभी तुमने ध्यान नहीं दिया लगता है। मैंने बोला कि इसका जो सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। और एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, यानी कि जो यूरिन है वो थोड़ा सा एसिडिक इफेक्ट होता है। हालांकि यूरिन को बहुत देर में रखने पे उसका पीएच बदल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो उसका एसिडिक इफेक्ट होता है, तो एक ही रास्ता है यूरिन के लिए, स्पर्म के लिए। तो मान लीजिए वहां पे थोड़ा बहुत यूरिन है और स्पर्म फिर सीमेन के थ्रू जाएगा, तो वहां पे उसके एसिडिक इफेक्ट की वजह से वो क्या होगा, डैमेज हो सकता है। तो उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए फीमेल ट्रैक के अंदर एसिडिटी आपको पता है बहुत ज्यादा होती है, 3 pH के आसपास होती है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना है और साथ में स्पर्म को एक्टिव भी करना है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसका काम। दूसरा बात, जो कलर होता है सीमेन का वो भी ये प्रोवाइड कराता है, मैंने लिखा है आपको, ठीक है ना। करेक्टरिस्टिक जो ऑर्डर, सॉरी जो ऑर्डर वहां पे अगर आपने वो लिखा हो, कलर लिख लिया हो तो उसको ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। मैंने शायद वहां पे कलर बताया था, तो उसको आप ठीक कर लेना। यस सर। नहीं मैं यहाँ ठीक कर दूंगा, आपको बता दिया, आपको करेक्शन कर लेना। जो ऑर्डर है यानी कि जो स्मेल है, करेक्टरिस्टिक जो स्मेल है वो इसकी वजह से आती है, ठीक है ना। तो ये सारे काम मैंने वहां पे लिखा दिए, यही आपसे वहां पे पूछे जा सकते हैं। आ जाएगी बात समझ में। ठीक है सर। और आयंस वगैरह तो मैंने बता दिए थे, सिट्रेट, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह बताए थे, हाँ। तो यही काम है उसके, ठीक है। ठीक है सर। तो तो आउट ऑफ 200 और से जो 300 मिलियन की मैंने बात करी थी, ठीक है, एटलीस्ट जो इसमें जो 60% है वो एकदम सही शेप और साइज के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। बात समझ में आ रही है कि जितने भी टोटल था उसमें से जो 60% है वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, एटलीस्ट नॉर्मल शेप एंड साइज। एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि इतने मिलियन थे उसमें से 60% का शेप और साइज एकदम हो, यानी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, और 40% विगरस मोर्टेलिटी। उनमें से 40% विग्रस मोर्टेलिटी के होने चाहिए। देखिए स्पर्म को ट्रैवल करना है, अगर मोर्टेलिटी अच्छी नहीं है तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ध्यान रखना कि आउट ऑफ 200 से लेकर 300 जो मिलियन है उसमें से 60% का शेप साइज बिल्कुल सही होना चाहिए और 40% विग्रस मोर्टेलिटी के साथ होने चाहिए। तो ये एक डिटेल थी यहाँ पे। अगर हम पीएच की बात करते हैं स्पर्म की तो वो करीब 7.2 से लेकर 7.7 के आसपास होती है। और आप पता है ये स्लाइटली बेसिक पीएच है, ये
सात आपको पता है कि 7 से कम एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और मोर देन 7 जो होता है वो बेसिक कैटेगरी में आ जाता है। और जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है। सबसे ज्यादा एसिडिक जो चीजें होती है वो 0 पीएच की होती हैं, जो सबसे ज्यादा बेसिक होती हैं वो 14 पीएच की होती हैं। तो ये बात आपको पहले से ही पता होगी। तो पीएच के बारे में मैंने बता दिया, जो पीएच था वो कितना था, वो पीएच आपका 7.2 से लेके कितना हो गया, 7.7 हो गया, ठीक है ना। और आप कलर की जो बात है, वहां मैंने चूंकि ऑर्डर की जगह कलर बोल दिया था, जो कलर की बात बोलते हैं, थोड़ा सा मिल्की सीमेन का आपको पता है। तो जो मिल्की अपीयरेंस ऑफ सीमेन होता है वो जो होता है, तो वहां पे हम लिख नहीं पाए थे। वहां पे मतलब वहां पे मैंने सिर्फ वो कलर लिख दिया, जबकि ऑर्डर लिखना चाहिए था। तो मैं यहाँ फिर से बता दूं, आप उसको करेक्शन भी कर लेना। मैं बता दूं, जो आपका मिल्की अपीयरेंस होता है वो भी जो है प्रोस्टेटिक सिक्रीशन से, तो चाहे वहां भी ऐड कर सकते हैं, आप अलग से लिख लीजिए। तो एक तो ऑर्डर हो गया, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हो गया, एक तो ये हो गया जो स्मेल हो गई, एक उसका जो कलर है, थोड़ा सा जो मिल्की टाइप का जो कलर होता है, वो जो होता है इट इज ड्यू टू द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, वो ऐड कर लीजिए आप वहां पे। तो आपका कलर भी हो जाएगा, आपका स्मेल या ऑर्डर जिसको बोल सकते हैं वो हो जाएगा, पीएच हो गया, वॉल्यूम हो गया, और स्पर्म का जो काउंट था वो हो गया। एक सीमेन में कितनी चीजें हैं, ठीक है ना। और सीमेन क्या करता है, पूछ सकते हैं कि सीमेन का रोल क्या है। तो सीमेन एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीडिया है स्पर्म के ट्रेवल करने के लिए। तो सीमेन क्या करेगा, प्रोवाइड स्पर्म विद ट्रांसपोर्टेशन मीडिया, और साथ में उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए और जो सिक्रीशन काम है। तो बिना ट्रांसपोर्ट होने वाले मीडिया के ये गैमीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो उस ट्रांसपोर्ट का के लिए जो आया वो कौन आया, सीमेन आया, विद न्यूट्रेंट आया। तो एक सीमेन में न्यूट्रेंट है, स्पर्म की एक्टिविटी के लिए कंटेंट है उसको बचाने के लिए, और उसको ट्रेवल करना है इसके थ्रू। तो एक लिक्विड पार्ट है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन मीडिया की तरह भी काम करता है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर आ गया, ठीक है। बोलो राजन। सर वो क्वेश्चन था कि जैसे आप बोल रहे 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के साइज होना चाहिए और 40% विगोरस मोटेलिटी होना चाहिए। तो सर 60% से नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे और उसमें मतलब मोटेलिटी इसके कंपेयर में नहीं होगी, तो फिर वो तो मतलब प्रॉपर्ली नहीं मतलब जा पाएंगे ना। कहाँ नहीं जा पाएंगे सर आप बोले ना मतलब मोटेलिटी होना चाहिए मतलब वो फ्यूज करने के लिए। हाँ, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 40% की विग्रस मोटेलिटी होंगे तभी तो जाएंगे। तो 40% सिर्फ जा पाएंगे इसका मतलब? जाने के लिए तो एक ही काफी है ना, जाने के लिए तो एक ही काफी है। अब आप 300 मिलियन का 40% निकाल लीजिए, कितने हो गए। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे 40% हाँ आप बोल रहे उसमें मोटेलिटी है, तो फिर हाँ, उसमें वो शेप और साइज तो उसके कंपेयर में नॉर्मल नहीं है ना। सबको नहीं जाना है, ठीक है। एक स्पर्म के चारों तरफ 500 के करीब स्पर्म एक ओवा के चारों तरफ 500 के करीब स्पर्म इकट्ठे हो जाते हैं वहां पहुंचते पहुंचते। अब निकले कितने थे, 200-300 मिलियन। अब वहां जाके जो इकट्ठे हो पाते हैं वो 400-500 इकट्ठे हो पाते हैं। फिर उनमें से कोई एक एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इतने ज्यादा इसलिए बनाए गए कि चलो इतने बना लेंगे तो जो 40% विग्रस मोटेलिटी वाला है वो भी एक अच्छा नंबर हो जाएगा। अगर हम कम बनाते और फिर 40% बोलते तब तो नंबर कम हो जाता और क्या होता है, इनफर्टिलिटी आ जाती। इसीलिए स्पर्म का नंबर इतना ज्यादा है कि कम से कम इतने तो सही मोटेलिटी वाले निकल ही आएंगे, समझ रहे हो। ओके सर। और सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सीमेन 2.5 से 5 ml तक मतलब ml, रिलीज होता है, तो हाँ वो हर टाइम इतना ही रिलीज होगा? हाँ, मतलब एक एवरेज निकाला गया है। देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे 100 लोगों में स्टडी करी गई, किसी में 3 ml है, किसी में 4 ml है, किसी में 2.5 है, कुछ है। तो एक एवरेज निकाल दिया जाता है कि एवरेज जो होगा वो 2.5 से 5 ml तक का जो एवरेज सीएमएन होता है, और उसमें इतने 200 से लेके 300, इसलिए एक वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है ना। ना स्पर्म के काउंट के लिए एक वैल्यू दी गई है, ना इसके वॉल्यूम के लिए एक वैल्यू दी गई है, इसीलिए एक एवरेज वैल्यू दी गई है। मतलब सर हर टाइम इतना ही रिलीज होगा ना इसी के कंपेयर में? नॉर्मल कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है तब नहीं। ओके सर। ठीक
ठीक है, तो सीमेन क्या प्रोवाइड कराएगा? एक तो ट्रांसपोर्टेशन मीडिया है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा, और साथ में जो मेल यूरेथ्रा में जो एसिडिक एनवायरनमेंट है जो सीमेन को डैमेज कर सकता है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने का, जो कि मैंने पहले बता दिया, ये काम भी करेगा। ठीक है, तो यूरिन की वजह से थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, तो स्पर्म को बचाना होगा उससे, तो उसको बचाने के लिए सीमेन में आपको पता है एल्कलाइन सिक्रीशन पड़ा हुआ है, तो वो भी होगा। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल वजाइना है वहां पे बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, फीमेल वजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा होता है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने का जो काम होगा वो क्या होगा? सीमेन का होगा। ठीक है, तो कोई सवाल पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो एक एसिडिक एनवायरनमेंट है जो यहाँ यूरेथ्रा में और वजाइना फीमेल में, उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? तो आप बोलेंगे सीमेन है, वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें एल्कलाइन सिक्रीशन है जो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये यहाँ पे बात थी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिलीवरी ऑफ स्पर्म में। डिलीवरी ऑफ स्पर्म, तो देखिए स्पर्म बन गए थे, पीएच यूएच सब देख लिया, कितने नंबर होंगे। अब उसकी डिलीवरी जरूरी है, यानी कि यूरेथ्रा से बाहर आना है पेनिस से होते हुए। और हमने बता दिया था कि पेनिस एक इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, पहले बता दिया था। और ये क्या करता है? जो डिपॉजिट करता है सीमेन को फीमेल ट्रैक में। ठीक है, तो सीमेन को फीमेल ट्रैक में डिपॉजिट करने के लिए जो ऑर्गन था, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन था, वो पेनिस था, हमने पढ़ा। और पेनिस को हम लोग मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बोलते हैं। देखो, जो बाहर से जेनिटल ऑर्गन देखने में मिल रहा है वो पेनिस है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बोलेंगे। और मैंने वहां फिगर बनाया था कि 3 कॉर्ड थे, 3 सिलेंडर थे, वहां पे 2 ऊपर थे, एक नीचे थे, और जो स्पंजी टिश्यूज वगैरह थे। तो यहाँ होता क्या है कि फिलिंग ऑफ ब्लड होती है इन टिश्यूज में। जो ये इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, ये होता है ड्यू टू द फिलिंग ऑफ ब्लड। तो ठीक है, तो 3 सिलेंडर थे, स्पंजी टिश्यू के बने थे, फिलिंग ऑफ ब्लड होगी यहाँ पे इरेक्शन के लिए। ठीक है ना, और ये जो ब्लड की फिलिंग है ये फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि फीमेल ट्रैक में पेनिस के थ्रू सीमेन को डिस्चार्ज करना, जिसके साथ स्पर्म भी चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये स्पंजी टिश्यू है, यहाँ ब्लड की फिलिंग हुई और जो फैसिलिटेट करेंगे इंसेमिनेशन में। ठीक है ना, और आपको पता है कि जो पेनिस का जो इनलार्ज्ड एंड था, हम उसको ग्लांस पेनिस बोलते थे, जिसके ऊपर लूज स्किन थी, जिसको हम लोग फोर स्किन या प्रीप्यूस बोलते थे। ठीक ना, तो सीमेन को फोर्सफुली एक्सपेल्ड कर देते हैं। ठीक है, चूंकि स्मूथ मसल्स होते हैं, आपको पता है हम लोग मसल्स 3 तरह के पढ़ते थे, 11th में हमने पढ़ा था। जैसे कि एक तो स्मूथ मसल पढ़ा था जो कि इनवॉलेंट्री थी, और एक तो हार्ट में आप पता है वहाँ पे हमने कार्डियक मसल के बारे में पढ़ा था, और एक जो बोन्स जहाँ जहाँ होती है वहाँ जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के या स्ट्रेप्टेड मसल्स। तो चूंकि जो हॉलो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे बोन्स नहीं है वहाँ पे स्केलेटल मसल हो नहीं सकती, और जो कार्डियक मसल है वो सिर्फ हार्ट में होगी। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं
उनमें कौन सी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी। तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं जो यूरेथ्रा में, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सीमेन था उसको फोर्सफुली एक्सपेल्ड कर दिया जाता है पेनिस के थ्रू फीमेल ट्रैक में। तो क्या होगा, सीमेन को ठीक है, तो जो यूरेथ्रा का में जो स्मूथ मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि एक्सपेल्ड हो गया सीमेन और साथ में स्पर्म हो गए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इजैकुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एजैकुलेशन बोलते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे आपकी कि किस तरीके से एजेक्शन होगा और ये सारी चीजें, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। और देखिए, आपको जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स, मेल ऑर्गन्स के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जितनी चीजें थी वो मैंने सारी बता दी हैं, और बस आप जितना बताया गया है उसको आप सही से याद करके रखिए और देख लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि जो चीज बताई गई है क्वेश्चंस वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं फिर से बोल दूं कि बहुत सारे लोगों को हर साल ये चीज होती है कि अरे ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तो देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में कोई टर्म दिया है उस चीज को कि कोई दूसरे नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में, या उसका बहुत एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि कोर्स के बाहर आ गया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स जरूर ऐसे होते हैं, किसी चीज के नाम होते हैं कि नहीं दिए होते हैं, लेकिन क्योंकि अगर मेन हेडिंग दी हुई है बुक में तो वो थोड़ा हमको पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो ये सोचने की बजाय कि अरे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, उससे अच्छा है कि हम चीजों को पढ़ें और फिर देखें कि हमने साल भर जो पढ़ाई करी है वो हमारे काम आ रही कि नहीं आ रही, या जो हमारे मंथली जो एग्जाम्स होते हैं, एक महीने में जो सिलेबस दिया था उस सिलेबस को हमने पढ़ा सही से, तो वो हमारे काम आ रहा है कि नहीं का, इसमें ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और मैं बार बार यही कहता हूँ, आप कितना भी बोलो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और टीचर जो हम लोग हैं, हम लोगों का काम है कि उसको एलाबोरेट करके, उसको एक्सप्लेन करके पढ़ाना। नहीं तो हर कोई घर में बैठ के ही तो पढ़ नहीं लेता, वही किताब हम पढ़ा रहे हैं वही आप घर में पढ़ रहे हैं, तो आप फिर क्या जरूरत है किसी गाइड की, किसी टीचर की हेल्प लेने के लिए। तो ये सब चीजें टीचर कुछ बताता है, कुछ आपकी पूरी मेहनत है उसमें टीचर बताएगा, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ऐसे मिलके पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। सिर्फ एनसीईआरटी को देख लेने से या थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ लेने से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेल वाला पार्ट होगा। यहाँ किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे। कोई डाउट नहीं है सर अभी। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग, मेल वाला कंप्लीट हो गया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले मैं फिगर दिखा दूं आपको ताकि थोड़ा सा आसान रहेगा आपको समझना। और जो आपकी मैं जो भी फिगर यहाँ दिखा रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। अगर कोई और अच्छा फिगर की जरूरत पड़ेगी जहाँ जैसे समझाने के लिए तो मैं वो भी बता दूंगा।
तो देखिए आपका एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपके एनसीईआरटी का एक फिगर है यहाँ पे दिया हुआ है, और देख लीजिए इसको। यहाँ पे जैसे कि हम पहले मैंने एक शुरुआत में आपको बता दिया था, जिस तरह से मेल का जो मेन ऑर्गन है, जो मेन वो है, वो था टेस्टिस, और फीमेल के लिए यहाँ पे ओवरी होगा, कि जो फीमेल गैमीट हैं वो ओवरी में बनते हैं। बाकी फिर उससे जो कनेक्शंस हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो चीजें बाहर से देख, ये सारा आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ओवरी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये ओवरी है, यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में एक एक ओवरी बनी हुई है, ठीक है। और वजाइना, वजाइना के बाद सर्वाइकल कैनाल है, फिर सर्विक्स है, फिर आप देख रहे हैं यूट्रस दिख रहा है जिसमें 3 लेयर हैं, एंडोमेट्रियम ये सब पढ़ेंगे, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम ये पढ़ेंगे। ओवरी है, ओवरी से कनेक्ट होने वाली जो ट्यूब है हम उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। देखिए जो पहला पार्ट है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको फिम्बरी बोलते हैं। ये करते क्या है, जब ओवरी में एग बनता है और रेडी हो जाता है वहां से निकलने के लिए, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये उस एग को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे एक होल होता है अंदर, आप जैसे हाथ है आपकी उंगलियां, तो आपके पाम में एक होल होगा, एक होल होगा ओस्टिया, वहां से ये एग फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा और पहुंचेगा पहले पार्ट में जिसका नाम है इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। ये 3 पार्ट आपको यहाँ देख रहे हैं, ये 3 पार्ट हैं फैलोपियन ट्यूब के। ओवरी के पास वाला जो पार्ट है उसको इनफंडिबुलम, जो ओवरी से सबसे दूर वाला पार्ट है उसको इस्थमस बोलते हैं। और ये इस्थमस फिर ओपन होता है यूट्रस में, ओपन होता है, और यूटेराइन फंडस पार्ट देखिए बना हुआ है, और नीचे कैविटी बनी हुई है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये फिगर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। फिर ओवरी का जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब उसका टाइम आएगा तो वो फिगर भी हम देखेंगे। फिलहाल आपको एक फिगर मैंने दिखा दिया फीमेल ट्रैक के लिए, जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो फिगर सबको दिख गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पे जो बताना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस तरह से मेल में पढ़े थे, उसमें कौन कौन से पार्ट है उनके बारे में समझना है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि हमने अभी फिगर देखा था कि इसमें क्या होगा, कंसिस्ट, ओवरीज 1 पेयर थे, ये ध्यान रखना, ये तो खैर बहुत टफ चीज नहीं है, तो सबको पता है। 1 पेयर ओवरीज, ठीक है, 1 पेयर ओवरी है यहाँ पे। और फिर ओवरी में जो ओवा बनेगा उसको जाने के लिए डक्ट चाहिए, तो क्या होगा, एंड डक्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि ओवरी है और डक्ट सिस्टम है। इसमें ये हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डक्ट सिस्टम में क्या होगा, हम लोग बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। तो डक्ट सिस्टम, जो कि हम पहले ही हमने अभी फिगर दिखाया था, तो कितने फैलोपियन ट्यूब होते हैं आप पता, लेफ्ट और राइट होते हैं, तो 2 होंगे। तो डक्ट सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टिंग
फेलोपियन ट्यूब, या हम बोल सकते हैं ओविडक्ट। तो फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या होगा वहां पे? और वहां पे होगा यूट्रस, ठीक है। और क्या होगा? सर्विक्स। और क्या होगा? वजाइना। ये चीज है। तो हमने पढ़ा कि ओवरी डक्ट सिस्टम, जिसमें एक पेयर जो फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट, और यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इतनी चीजें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब। अब उसमें प्राइमरी सेकेंडरी तो हमें पता है कि हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कभी कभी पूछते हैं कि भाई मेमरी ग्लैंड कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जो फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जो एक पेयर, वन पेयर मेमरी ग्लैंड होते हैं उनको हम लोग एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ राजन, बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं। तो तुम मैसेज कर रहे हो सर एक क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट मी। वो कब का किया था? ठीक है। तो एक पेयर जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड्स हैं, ये चीजें हैं। तो इतनी चीजें हैं आप जो हमें पढ़नी है फीमेल वाले सिस्टम में। और क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, दोनों से आ सकता है या अलग अलग आ सकता है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू से पढ़ना है। ये नहीं कि कोई सोचे यार इससे ज्यादा कम है, कभी भी कुछ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरीज में आ जाते हैं, जो कि आपका पता है कि प्राइमरी है। ओवरीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ओवरी हमने देख लिया था फिगर में कि राइट एंड लेफ्ट साइड में एक एक ओवरी है, और हर एक मंथ में अल्टरनेट करके ओवा बनता है, एक बार इससे एक बार उससे। तो साल में 12 महीने होते हैं। तो आप समझ गए कि और कभी कभी दो बन सकते हैं, ट्विंस का केस आएगा, आगे बात करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग जनरल इसके बारे में पढ़ना है। तो ये ओवरी क्या होता है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इतनी बात पता चल रही है कि क्या हो गया? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा क्या? जैसे कि वहां पे स्पर्म बनते थे टेस्टिस, ऐसे ये अपना गैमीट बनाएगा जिसको ओवा बोलेंगे, और साथ में सेक्स हार्मोन भी। तो क्या करेंगे? ओवा और सेक्स हार्मोन्स। तो ओवा और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, काम मैंने बता दिया, ठीक है। हार्मोन्स का नाम भी पूछ सकते हैं, तो हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका नाम नीचे लिख देते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट करेंगे ओवरीज, ठीक है। और ये जो हार्मोन है पूछ सकते भाई काम क्या है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर। एक तो बात लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक तो ये हो गया, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी इनका रोल है, एंडोमेट्रियम जो लेयर हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी रोल है, तो वो भी लिख लेते हैं। जो साइक्लिक चेंज है यूट्रस की जो वॉल है एंड्रोमेट्रियम जिसमें इम्प्लांट होता है फिटस का, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके लिए भी तो कॉजेज। मैंने अभी फिगर जब दिखाया था वहां पे मैंने 3 लेयर्स दिखाई थी। तो जो एंडोमेट्रियम है जो यूटरस की, जिसको हम यूटराइन एंडोमेट्रियम होते हैं, तो उस टाइम पे जो चेंजेस होते हैं उनके लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक तो ये इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओवरी के शेप के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे होते हैं, तो स्मॉल आलमंड लाइक फ्लैट बॉडीज होते हैं। शेप एंड साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये स्मॉल होंगे, बॉडीज होंगे, और करीब 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ मान लीजिए, इतनी लेंथ होंगी, ठीक है। तो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ के आलमंड साइज फ्लैट बॉडीज हैं, 2 होते हैं आपको पता है, और छोटे होते हैं। और ये जो पेल्विक वॉल है और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो ये भी लिख लीजिए। ठीक है, तो स्मॉल हो गया, आलमंड शेप, फ्लैट हो गया, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, और पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये एक बात थी, फिगर देख चुके हैं, और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि जो ओवरीज होते हैं वो किडनी के पास होते हैं, और जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है ना, वहां पे अटैच्ड रहते हैं मीजोवेरियम के थ्रू। मैं एक फिगर दिखा दूंगा कि ये जो मीजोवेरियम है और ये सब क्या है, तो उस फिगर में आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो जो टिश्यू है वो वाला दिखाया नहीं गया है, तो मैं एक फिगर दिखाता हूँ थोड़ा सा गूगल में सर्च करके, ताकि आपको एक और सही से अरेंजमेंट समझ में आ जाए।
ठीक है, तो देखिए आपको ये फिगर दिख रहा है और ऊपर की साइड में राइट साइड में आप देखेंगे मीजोवेरियम लिखा हुआ है, ओवरी, फिर ऊपर ओवरी के ऊपर का जो पार्ट है वहां पे राइट साइड में मीजोवेरियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ओवरीज होते हैं ये किडनी के पास होते हैं और अटैच रहते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी थ्रू मीजोवेरियम। देख रहे हैं येलो येलो कलर में ब्रॉड लिगामेंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर ओवरी बनी है, फिर उसके ऊपर यूटेराइन ट्यूब मीजोवेरियम लिखा हुआ है। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जो फिगर में जो है वो मीजोवेरियम आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आप लेयर्स भी देख सकते हैं इसमें फिगर में, यूट्रस का कट सेक्शन उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, नीचे वजाइना का पार्ट भी दिखाया हुआ है। तो ये जो मीजोवेरियम है ये जो ब्रॉड लेगामेंट होता है, देखिए ब्रॉड लेगामेंट नीचे लिखा हुआ है ओवरी के ठीक नीचे राइट साइड में। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो ओवरी है उसके अंदर का पार्ट दिखा रहे हैं, राइट साइड की जो ओवरी है वहां पे नीचे ब्रॉड लेगामेंट लिखा हुआ है। तो ये जो मीजोवेरियम है ये ब्रॉड लेगामेंट का एक पार्ट है। ठीक है, जिससे ओवरी सस्पेंडेड रहती है, जिससे क्या सस्पेंडेड रहती है, ओवरी। तो इसलिए मैंने ये फिगर दिखा रहा था मैं आपको, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, मैं इस फिगर को यहाँ पे अटैच करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि अगर नया आ रहा हो समझ में। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा। देखिए ये जो बोल रहा था मीजोवेरियम, ये दिख रहा है आपको पार्ट, ये लिगामेंट का एक पार्ट है, ब्रॉड लिगामेंट यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये सब नहीं दिखाया गया है, इसलिए तो कोई चीज हवा में नहीं लटकी होगी, कोई चीज हवा में तो लटकी नहीं होगी, तो वो लिगामेंट्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, तो उसका एक पार्ट है ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं जिसको मीजोवेरियम बोलते हैं। और मैंने बोला कि जो ओवरीज हैं वो किडनी के पास होंगे, ठीक है ना। और जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी है लोअर नीचे की साइड में, वहां पे मीजोवेरियम के थ्रू वो वहां पे अटैच्ड है। तो ये आप फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे देखिए, ये मायोमेट्रियम दिख रहा है आपको जो लेयर थी। ठीक है, ये आपका इनफंडिबुलम जो पहला पार्ट था आपका फैलोपियन ट्यूब का, ये दूसरा पार्ट एम्पुला, फिर ये स्थमस है, ये पेरीमेट्रियम है जो लेयर थी। ठीक है, और मायोमेट्रियम मैंने आपको बता दिया। और जो अंदर की जो चेंजेस हो रहे थे, साइक्लिक चेंजेस हो रहे थे, एंडोमेट्रियम वो लेयर, ये सबसे अंदर की लेयर ये यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा वजाइना है और सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल है, ये यूट्रस की बॉडी है। यूट्रस में डेवलपमेंट होता है, आपको पता है कि जो फिटस का डेवलपमेंट होता है, ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है यहाँ पे। ये चीजें आपको इस फिगर में, जो थोड़ा सा वहाँ उस फिगर में इतनी डिटेल नहीं थी, तो इस फिगर में आपको पता चल रहा होगा। तो देख रहे हैं ओवरी हैंग हो रही है मीजोवेरियम के थ्रू, जो कि एक पार्ट है लिगामेंट का। इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आते हैं, अगले उस पेज में आ जाते हैं कि लोकेशन तो हमको पता चल गया। और मीजोवेरियम चूंकि फिगर में नहीं था, या एनसीईआरटी में हो सकता टर्म भी ना दिया हो, और मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है लिगामेंट का एक पार्ट है। लिगामेंट तो दिया रहता है, लेकिन लिगामेंट ना कह के वो मीजोवेरियम पूछ सकते हैं वहाँ एग्जाम में, तो फिर आप बोलेंगे कि ये तो नाम दिया नहीं था, तो ये क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो उसी लिगामेंट का एक पार्ट है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब हम एक चूंकि स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ओवरी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ पे फॉलिकल्स वगैरह होंगे, उन सब चीजों को हम देखेंगे। तो हम एक बार फिर से एनसीईआरटी का एक फिगर देखते हैं, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे। तो ये फिगर आप देखते हैं कि एनसीईआरटी में बना रहता है। एनसीईआरटी में ये फिगर आपने देखा होगा कि ये अंदर का फिगर है ओवरी के, और एक सेक्शन दिया हुआ है ओवरी का। और मैं बता दूं, जैसे कि आपने एक्सक्रीशन में
किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वहाँ किडनी में आप देख रहे थे कि, या कहीं भी आप देखते हैं, जो बाहर वाला हिस्सा है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको मेडुला या मीडिया बोलते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जो बाहर बाहर का हिस्सा है वो कॉर्टिकल पार्ट होगा, और अंदर का जो होगा वो मेडुलरी पार्ट होगा। तो उसको बताते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर जो फॉलिकल है जिनके अंदर ओवा डेवलप होता है, तो पहले शुरुआत में वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, फिर सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल डेवलप होते चले जाते हैं, ओवा का अंदर डेवलप होता रहता है, और फाइनली जब वो मैच्योर हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल उसका नाम हो जाता है। और इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का होता है या 30 डेज का होता है, उसका जो मिड होता है, अगर हम 28 डेज जो हमारी बुक में मेंशन करते हैं, तो 14th डे जो होता है, 1 से लेकर 4, उस डे पे जो ओवा बाहर निकलता है, जिसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। तो ये देखिए, उस फॉलिकल से यहाँ पे ओवा बाहर आ गया है, इसी को ओवुलेशन बोलते हैं। और ये जो बचा हुआ पार्ट है फॉलिकल के ओवा निकलने के बाद, तो इसको बोलते हैं कार्पस लूटियम। तो जो कल पूछ रहे थे कि या आज जो एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, उसका रोल क्या था, तो मिड ऑफ द साइकिल में जो एलएच हार्मोन एकदम से बढ़ जाता है, हम वहां पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफ देखेंगे, इसको एलएच सर्ज बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाती है, ओवा बाहर निकल जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। बचा हुआ पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का, जिसमें मैंने मार्क करा है वहां पे, कहाँ पे कार्पस लूटियम लिखा है, तो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट ओवा निकलने के बाद उसका जो नाम है उसको कार्पस लूटियम बोलते हैं। चूंकि थोड़ा सा येलो कलर का होता है, तो इनको हम येलो बॉडीज भी बोल सकते हैं, और ये येलो कलर ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बता दिया आपको कि कार्पस लूटियम ग्राफिन एंड फॉलिकल से बना है, और ये फिगर आपका दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये आपका बीच का पार्ट है मीडिया। ये बाहर वाला पार्ट है, ये जो है बाहर बाहर का, ये कॉर्टिकल पार्ट है, ठीक है। तो कॉर्टिकल पार्ट और मीडिया वाले पार्ट में, मेडुला वाले पार्ट में कंफ्यूजन ना हो किसी को, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये टर्म आएंगे, ठीक है। तो फिगर आपने देख लिया है। तो अगर हम फ्री सरफेस ऑफ ओवरीज की बात करें, बाहर वाले, फ्री का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ बाहर की साइड में हो, अगर हम फ्री सरफेस ऑफ ओवरी की बात करें, तो वहां पे जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाएगा। देखो, एपिथेलियम टिश्यू हमने पढ़ा, एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा था, जो किसी की बाउंड्री बनाते हैं। वो ब्लड वेसल की बाउंड्री हो सकती है, वो किसी ऑर्गन की बाउंड्री हो सकती है, अंदर और बाहर दोनों से हो सकती है। तो आपको पता है जर्म सेल के बारे में मैंने बताया था, जर्म सेल वो सेल होते हैं जो गोनेड्स में होते हैं, जो गैमीट बनाने के काम आते हैं, और पूरी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो जर्म सेल्स कहाँ होंगे? देखिए, टिश्यू होता है बॉडी में, जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जहाँ की सेल्स, जिनको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं, जो गैमीट बनाने में क्या करते हैं, गैमीट बनाने का इनकी सेल्स हैं, वो सेल्स जो गैमीट बनती है उनको जर्म सेल्स बोलते हैं। तो फ्री सरफेस जो ओवरी की होगी वो जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड रहती है। ध्यान रखना है जो भी टर्म आ रहे हैं कि भाई जर्मिनल एपिथेलियम आ गया, कोई पूछेगा कौन सा एपिथेलियम बाहर के फ्री सरफेस में पाया जाता है ओवरी में, तो आप बोलोगे जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये भी पूछेगा भाई, आपने जब एपिथेलियम पढ़ा था तो वहां पे आपने फ्लैट सेल्स भी पढ़े थे, वहां पे आपने क्यूबाइडल सेल्स भी पढ़े थे, वहां पे आपने कॉलमनर सेल्स भी पढ़े थे, वहां पे आपने सूडो स्ट्रेटिफाइड वाला एपिथेलियम पढ़ा था। तो पूछेंगे कि ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें सेल्स किस टाइप के पाए जाते हैं,
और क्या वो मल्टी लेयर होता है कि सिंगल लेयर होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिंगल लेयर होते हैं सेल्स का, और ये क्यूबाइडल सेल्स होती है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ तो एक बात क्लियर यहाँ पे हो गई कि सिंगल लेयर ये, और सेल्स कैसी होंगी, क्यूबाइडल होंगी। तो क्यूबाइडल सेल्स होंगी, सिंगल लेयर होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम की अगर बात है। तो एक मैं फिगर यहाँ पे दिखा देता हूँ, ओवरी के अंदर का एक फिगर देखिए। ये जो बाहर की सरफेस देख रही है, यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम लिखा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि जो फ्री सरफेस है ओवरी की, वो जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड है। ये फ्री सरफेस है, बाहर की तरफ वाली सरफेस आप देख रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड है। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सिंगल लेयर हैं, उन सेल्स का जो शेप है वो क्यूब लाइक है, इसलिए क्यूबाइडल सेल्स है वहां पर। सर इनका कोई वर्क भी होता है? अरे यार, गैमीट बनाएंगे, जर्म सेल्स है ना ये, इन्हीं का तो मेन। आउटर लेयर पे कोई वर्क होता है? नहीं, इस लेयर का काम है, क्योंकि यहाँ पे जर्म सेल्स हैं, इनका काम है। तो इनमें से बहुत सारी सेल्स होती हैं, हजारों सेल्स होती हैं, फिर इनमें से ही जो ओवा बन, वो इनमें से ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो जर्मिनल एपिथेलियम का काम है कि जर्म सेल बनाने के लिए काम आना है, और जो ओवा बनेगा वो यहाँ की सेल से ही बनेगा। ओके सर, ठीक है। तो राजन, तू पूछ रहे थे क्या? हाँ। अच्छा, पढ़ रहे हो उसका मतलब तुम? ये सब पढ़ते नहीं है क्या हम? हमने ये तो कहा नहीं, तो तुम बता रहे हो कि नहीं पढ़ते हैं, हम तो कह रहे हैं पढ़ रहे हो। नहीं, आप ऐसा पूछ रहे थे तो हम, अरे ये तुम गलत मतलब तो तुम निकाल रहे हो यार, हम तो तुमको अच्छा बता रहे हैं, तुम जो इसका मतलब कुछ है मामला है। चलो, अभी तुमसे किसी दिन जब टेस्ट वेस्ट लिया जाएगा तो भाई उसमें सही से परफॉर्म करना सभी लोग, तभी माना जाएगा कि पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है। एग्जाम में मार्क्स वगैरह आए? एग्जाम मार्क्स कहाँ से? राजन नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है। अच्छा, तुम 12th का एग्जाम दोगे, तभी तुम ज्यादा उड़े उड़े घूम रहे हो। अभी तुम नहीं वो पढ़ाई करता है सर। नहीं, इसको उड़ाना पड़ेगा, किसी दिन टेस्ट लेना पड़ेगा। नहीं, हाँ वो सर, हम तो तैयार हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ, वो अच्छे नंबर लाएगा सर। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे ओवरीज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज इतनी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। किसी को कोई डाउट हो, सारे लोग जितने भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो और पढ़ते रहो। देखो, मैं एक बता दूं कि तुमको मैं मौका देता हूँ डाउट पूछने का, पढ़ने का। मैं कभी भी पुरानी पढ़ाई हुई चीजों को पूछ सकता हूँ, आप बिल्कुल एकदम रेडी रहना। ओके सर। सबको बोल रहा हूँ, तो पूछ लो भाई डाउट जिसको पूछना हो। भावना, तुम कुछ कह रहे हो? तुम्हारा अनम्यूट है, तुम बोल सकते हो भावना। ओके, आज कोई डाउट नहीं है सर किसी बच्चे को? तो ठीक है, फिर इतना हो गया है और आप इसकी पढ़ाई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे चलेंगे, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे फॉलिकल बनते हैं, ओवा वहाँ पे जो डेवलप हो रहा है, अलग अलग टाइम पे डेवलपमेंट के हिसाब से ओवा के लिए क्या क्या हम टर्म यूज करते हैं, कौन सी लेयर है,
फॉलिकल में हम लोग ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस लूटियम, हार्मोन्स, फैलोपियन ट्यूब, ये सब आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो ठीक है, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।